Okay, injury by subterranean insects. Almost as secure from human attack as from internal feeders as those insects that attack plants below the surface of the soil. क्योंकि ये below the soil attack करते हैं इसलिए ये हमसे बचे हुए हैं. These include chewers, sapsuckers, root borers, and gall insects. The attack differs from the above ground forms only in their position with reference to the soil structure. इनके अटैक में सिर्फ इसी बात का ही फर्क है, ठीक है, कि ये सबटेरेनियन है. Some subterranean insects spend their entire life cycle below ground. For example, the woolly apple aphid, as both nymph and adult, suck sap from roots of apple trees. सिर्फ ये मतलब ये हमेशा अंडर द सॉइल ही होंगे, causing the development of tumors and subsequent decay of the tree's root. In other subterranean insects, there is at least one life stage that has not taken up subterranean habit. मतलब कोई ना कोई एक स्टेज ऐसी जरूर आती है जिसमें वो सबटेरेनियन नहीं होते, यानी जमीन से बाहर भी आते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो हमेशा जेर जमीन ही रहती है. इनके एग्जाम्पल है वायर वर्म्स, रूट मैगट्स, पिल बग्स, स्ट्रॉबेरी रूट वीविल्स, and grape and corn rootworms. The larvae are root feeders while the adults live above ground. Injury by laying eggs, ये ऑब्वियसली जो है वो एक तरीके की पैरासिटाइजेशन इस तरीके से है इनकी कि ये जो है वो प्लांट के अंदर ही जो है वो एग ले कर देंगे, ठीक है. तो इनकी कुछ स्टेजेस जो है वो इंटरनल फीडर्स होंगी लाजमी तौर पर. Probably 95% of insect injury to plants is caused by feeding in the various ways just described. In addition, insect may damage plant by laying eggs in critical plant tissues. Periodical cicada deposits eggs in 1 year old growth of fruit and forest trees, splitting the wood so severely that the entire twig often dies. ट्विग के अंदर अगर पेनिट्रेट करके इंसेक्ट ने एग ले कर दिए तो ऑब्वियसली जो है वो ट्विग डैमेज होगी. एज सून एज द यंग हैच, जैसे ही जो हैचिंग होगी वो एग की, दे डिजर्ट द ट्विग एंड इंजर द प्लांट नो फर्दर. Gall insects sting plants and cause them to produce a structure of deformed tissues. The insects then find shelter and abundant food inside the plant. It is not known exactly what makes the plant form these elaborate structures when attacked by the insects. However, it is clear that the growth of the gall is initiated by the oviposition of the adult laying eggs inside plant. Oviposition का मतलब eggs का lay होना, ठीक है. And it is continued development results from secretions of the developing larvae. मतलब कि अभी तक हमें प्रॉपर तो नहीं पता कि किस तरह से जो है वो इतने जो एक्सटेंसिव गॉल्स हैं प्लांट के अपर सरफेस के ऊपर किस तरह से बन जाते हैं और क्या चीज़ फेवर करती है, लेकिन ऑब्वियसली ये रिजल्ट है सिक्रीशंस का जो कि लार्वी की डेवलपमेंट से होती हैं. इंसेक्ट ने एग ले किया प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर, वहाँ पे हैचिंग हुई तो लार्वा निकला. लार्वी जो है वो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट कर रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रेशंस भी हो रही हैं एग्स में से भी और लार्वी में से भी, तो उसके रिजल्ट में जो है वो गॉल फॉर्मेशन होने लगती है, यानी जो है वो टिश्यूज जो है वो एक्स्ट्रा ग्रो शो करेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ शो करेंगे. तो उसके नतीजे में एक्सटर्नली कोई एक आउट ग्रोथ सी अपेयर हो जाएगी जिसे हम कहते हैं गॉल. अच्छा, ये हमने अभी तक बात पढ़ी है कि मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं, लेकिन आप चूँकि हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से मेजर इंसेक्ट पेस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है. अच्छा, फ्रूट पेस्ट को भी हम छोड़ देते हैं, हम क्रॉप पेस्ट के ऊपर आते हैं. फ्रूट पेस्ट का लेक्चर हम अलग से लेंगे. क्रॉप पेस्ट, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका क्रॉप से ही रिलेटेड है. मेजर क्रॉप्स पाकिस्तान की और उनके पेस्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टाइप ऑफ लेक्चर कि इंसेक्ट्स पे जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे मेजर इसके अंदर यही टॉपिक है कि कौन कौन से मेजर क्रॉप पेस्ट हैं और कौन सी क्रॉप के ऊपर कौन सा पेस्ट इन्फेक्ट करता है, कैसे करता है, कैसा दिखता है, ठीक है, और उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं. ये अभी एक चार्ट फॉर्मेशन में है.
अगेन आपको साइंटिफिक नेम जो है वो सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही शो किए गए हैं, अगर याद करें तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन अगर याद नहीं करें तो ओके, लेकिन कॉमन नेम याद करना लाजमी है। कॉटन के ऊपर जो है वो ज़्यादातर लेपिडोप्टेरा का जो ऑर्डर है वो अटैक करता है, जिसके अंदर पिंक बॉलवॉर्म, स्पाइनी बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म, लीफ कैटरपिलर एंड कॉटन लीफ रोलर, ये स्पीशीज जो है वो अटैक करती हैं कॉटन प्लांट को। देन द नेक्स्ट ऑर्डर इज हेमिप्टेरा, इसमें से कॉटन जैसेड एंड व्हाइट फ्लाई अटैक करती हैं। राइस, राइस के ऊपर 3 ऑर्डर्स में से हमें अटैक देखने को मिलते हैं, लेपिडोप्टेरा जिसके अंदर येलो स्टेम बोरर, व्हाइट स्टेम बोरर, मेज बोरर, पिंक ग्रामिनस बोरर। देन हेमिप्टेरा के अंदर व्हाइट बैक हॉपर, ऑर्थोप्टेरा से पैडी ग्रास हॉपर एंड राइस ग्रास हॉपर। तो यानी कौन कौन सी चीज़ें अटैक कर रही हैं, ज़्यादातर ग्रास हॉपर्स एंड स्टेम बोरर्स, 2 चीज़ें अटैक कर रही हैं। उसके अंदर फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, येलो, वाइट, मेज, पिंक, इस तरीके से। मेज के ऊपर लेपिडोप्टेरा की जो मेंबर है उनका अटैक देखा गया है, इसकी भी बोरर्स होते हैं, स्टेम बोरर्स या रूट बोरर्स। देन सॉर्गम के ऊपर व्हाइट स्टेम फ्लाई अटैक करती है, मिलेट के ऊपर हेमिप्टेरा का मेंबर मेज जैसिड अटैक करता है। व्हीट प्लांट के ऊपर बहुत सारे आपको पेस्ट मिलेंगे, हेमिप्टेरा के मेंबर व्हीट एफिड। व्हीट एफिड जो है वो बहुत सारे व्हीट एफिड ही कहलाते हैं कॉमनली, लेकिन इनके जो जोलॉजिकल नेम है वो अलग है, ठीक है, यानी स्पीशी डिफरेंस है। आइसोप्टेरा के मेंबर व्हाइट आंट, अब व्हाइट आंट के अंदर ये 2 डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। शुगर केन के ऊपर जो अटैक करते हैं वो ज़्यादातर स्टेम बोरर्स करते हैं, स्टेम बोरर, टॉप बोरर, गुरदासपुर बोरर, रूट बोरर। अच्छा, ये जो इस तरीके के नाम आपको नजर आएंगे, ये जिस रीजन से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, साइंटिस्ट जो है वो उस जगह के नाम पे भी बाज़ दफ़ा नाम स्पीशी का देते हैं, या वैसे ही मशहूर हो जाती है कोई चीज़ क्योंकि ये तो कॉमन नेम है, ठीक है। आपको कुछ स्पीशीज के अंदर यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको जगह नजर आएगा, जैसे अफ्रीकाना लिखा होगा आगे स्पीशी नेम के अंदर, या एशियाटिका लिखा होगा, इसका मतलब ये होता है कि कौन सी स्पीशी किस रीजन से आइडेंटिफाई हुई। सही, तो ये टेक्सोनोमी के कुछ तरीके हैं नाम देने के। देन हेमिप्टेरा जिसमें लीफ हॉपर आता है। वन सेकेंड। अच्छा, अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं वो है आपका, एक सेकेंड, क्रॉप प्लांट के ऊपर है ये, कि राइस के ऊपर हम देखेंगे कि राइस के ऊपर कौन कौन से जो पेस्ट हैं वो इन्फेक्ट करते हैं, मेजर पेस्ट। I would have continued it in the same PPT, but इससे ये होगा कि आपको लेक्चर डिफ्रेंशिएशन खुद ही करनी पड़ेगी फिर, कि कहाँ से दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको अलग लेक्चर में अलग कोर्स में डाल दिया है, ठीक है, कि कहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। आई एम गोना शेयर जस्ट, ये भी प्लांट प्रोटेक्शन का है? जी जी, प्लांट प्रोटेक्शन का ही, लेकिन ओके। I'm just starting it in a minute. ठीक है, अच्छा जी। Now this lecture is based on important insect pests of rice. अब हम जो हमारी जो कंटिन्यूशन होगी लेक्चर्स की वो यही होगी कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके हम पेस्ट स्टडी करेंगे, ठीक है।
आज हम पढ़ रहे हैं राइस। अच्छा, और राइस के तमाम पेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, हम 2 या 3 ही कर पाएंगे, आई थिंक सो, बिकॉज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। राइस क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज राइस इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फूड साइंस से बिलोंग करते हैं तो ये बातें तो आपको यकीनन मुझसे ही ज़्यादा पता होंगी कि क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस है। Area under rice cultivation is around 2.89 million hectares in the Pakistan. Rice contribution in our GDP was 0.7% and 3.2% respectively. ये थोड़ा पुराना डाटा होगा लाजमी। It is the first perennial terrestrial species which adopted aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem से बात समझ आ रही है आपको कि किस तरीके, क्योंकि राइस की जो ग्रोथ है उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट्स में आते हैं। ये पंजाब के उन एरियाज़ के अंदर ग्रो किया जाता है जहाँ पे हम ज़मीनों में पानी छोड़ देते हैं, बिल्कुल दरिया के साथ साथ। ठीक है, एक्वेटिक रीजन्स में ग्रो करते हैं। राइस अटैक्ड बाय मोर देन 70 इंसेक्ट स्पीशीज इन पाकिस्तान विच कॉज 25 to 30% यील्ड लॉसेस। ठीक है, इतनी ज़्यादा इनके ऊपर स्पीशीज़ का अटैक होता है। जो इनमें से मेजर पेस्ट जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं और ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, हमसे वो स्टडी करेंगे। स्टेम बोरर्स। अच्छा, स्टेम बोरर्स है, स्टेम बोरर्स जो हैं वो स्टेम को बोर करते हैं, यानी उनमें सुराख करते हैं, सीधा इसके नाम का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, इनमें डिफरेंट आ जाते हैं। राइस स्टेम बोरर कहलाता है एक तो सिंपल, एक वाइट स्टेम बोरर कहलाता है, एक येलो कहलाता है, एक पिंक कहलाता है। ठीक है, ये आसानी से याद होने वाली चीज़ है, लेकिन आपको डिटेल्स इसकी मक्के डिटेल्स आपको याद करनी पड़ेंगी मेहनत से। अच्छा, उनका टेक्निकल नेम जो है वो चाइलोसुप्रिसालिस वॉकर है। इनका ऑर्डर जो है वो लेपिडोप्टेरा है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है इनकी? द फीमेल्स ले स्केल लाइक ट्रांसल्यूसेंट वाइट एग्स which turn dark yellow before hatching. The young larvae are greyish white, which with black head capsule, which become lighter to brownish color in later stages. The full-grown larva is of dirty white color and taper slightly towards each end. मतलब किनारों से जो है वो थोड़ा सा चपटा होगा लार्वा। They have 5 longitudinal stripes on dorsal sides. Pupa are reddish brown. The color of adult forewings varies from dirty white to yellow brown, sprinkled with gray-brown scales. The hindwings white to yellowish brown, pure white. ओके, अच्छा, इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है? अडल्ट जो है वो 6 to 12 डेज रहता है, उसके बाद ये एग्स को ले करता है। एग्स जो है वो 6 दिन के बाद इनकी हैचिंग होती है, और लार्वी की जो एज है वो 12 से 20 दिन तक होती है। सही, और उसके बाद जो प्यूपा जो है वो 7 to 10 डेज तक रहता है। द पेस्ट हैज 2 to 6 जनरेशंस इन अ ईयर डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल and geographical conditions. Females lay around 300 eggs in many batches during morning time. The developmental time for different life stages are 5 to 6 days. ठीक है, ये डैमेज इनका क्या है? आप डैमेज तो आप पिक्चर में देखकर ही पहचान गए कि स्टेम को इस तरीके से बोर करते हैं, पूरे स्टेम को ये ओपन कर देते हैं, एक तरीके से फाड़ देते हैं। ठीक है, दिस इन्वेजन द इन्वेजन सिम्टम्स वेरी बेस्ड ऑन द एज ऑफ द राइस क्रॉप। एज के हिसाब से सिम्टम अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, द यंग प्लांट डैमेज लीड्स टू द डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डेड हार्ट। डेड हार्ट का मतलब है जो इसका जो फ्रूटिंग पार्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, और जो इसकी जो रूट्स हैं वो वीक हो जाएंगी, और अगर आप प्लांट को पुल अप करें, ज़मीन से खींचे, तो बहुत आसानी से इसका जो पूरा हार्ट है वो हाथ में आ जाएगा। जो प्लांटेशन है इसकी राइस की, उसको हम हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी प्लांटेशन को हम इस तरीके से रेफर करते हैं। और अगर वो बिल्कुल कमज़ोर हों, वीक हों, आपको हाथ लगाते ही हाथ में आ जाए ज़मीन से खींचते हुए, तो मैंने कहते हैं ये डेड हार्ट है। ठीक है, ये सिम्टम टिपिकल डेड हार्ट सिम्टम कहलाता है। हैवी इन्फेस्टेशन अगर हो तो कैन एम्प्टी पैनिकल, जो इसकी वो है इन जहाँ पे सीड्स बनते हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, उसे हम पैनिकल कहते हैं, वो बिल्कुल एम्प्टी होगा, उसमें सीड नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है।
In Asia, 4 to 7% loss has been reported, while 100% loss has been reported from individual fields in Japan. ऐसा भी रिपोर्ट हुआ कि पूरी की पूरी फील्ड में कंप्लीट लॉस था, कोई फ्रूट बना ही नहीं, पूरी की पूरी जो चावल की फसल थी वो खराब थी। ठीक है, 2005 में रिपोर्ट हुई ये बात। डेड हार्ट इस तरीके का नजर आता है, बिल्कुल कमजोर सा पौधा, और वाइट हेड्स बनेंगे। देखिए अगर क्रॉप ठीक से डेवलप होगी तो वाइट हेड नहीं होगा, हेड जो है वो थोड़ा सा सुनहरी सा रंग का होगा, ब्राउनिश सा होगा। ठीक है, और डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है, बाज़ दफ़ा रेड कलर का हेड होता है, डिपेंड के क्या कौन सा चावल है। सही, लेकिन वाइट हेड नहीं होगा। वाइट हेड का मतलब कि अंदर से इसमें सीड नहीं है, ये एम्प्टी है। ओके, जो बोरर है वो इस तरीके का नजर आता है, इसका लार्वी ऐसा होता है, स्टेम को बोर कर देता है। अच्छा, ये कोई मुझे बताएगा, ये जो इसका, ये जो आपको मैंने आपको दिखाई है ये स्पीशी, इसका कॉमन नेम क्या होगा? आपको देख के क्या लग रहा है, ये कौन क्या चीज़ है ये? क्या ये बग है? क्या ये वीविल है? मौत। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये मॉथ है। गुड। अच्छा, इनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल मेथड जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओवरऑल तमाम चीज़ों के कंट्रोल मेथड बहुत सारे होते हैं। कंट्रोल मेथड के कुछ कंट्रोल मेथड कल्चरल होते हैं, यानी कि आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सही होनी चाहिए, आप कोई गड़बड़ ना करें प्लांटेशन करते वक्त, प्लांट को निकालते वक्त यानी हार्वेस्ट करते वक्त हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स क्या हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का मतलब ये होता है कि आप किसी लिविंग थिंग को कंट्रोल कर रहे हैं किसी दूसरी लिविंग थिंग से। ठीक है, इसका मतलब है कि आप बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं। सही। केमिकल कंट्रोल वेरी इजी, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूज, ठीक है, या इंसेक्टिसाइड्स। कल्चरल कंट्रोल इस स्पीशी के लिए क्या है? रिमूवल ऑफ राइस स्टबल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ पेस्ट। ऑल्टरनेट होस्ट जो है वो आप सराउंडिंग में ना रखें, ताकि जो है वो ऐसा ना हो कि आपने राइस तो हटा दिया लेकिन ऑल्टरनेट होस्ट मौजूद है, तो उसके ऊपर जो है वो पेस्ट की तादाद जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएगा पेस्ट। तो ये नहीं होना चाहिए सराउंडिंग में क्रॉप की। प्रॉपर इरिगेशन होनी चाहिए, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। एंड द केमिगेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेस्ट। For the light traps are effective for both monitoring and control of essential for moth monitoring. अच्छा, ये जो मैं कल्चरल कंट्रोल, ये जो कंट्रोल मैथड्स हैं, इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी आपको मतलब मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है। देखो इसका लेक्चर जो है वो डिटेल एक लेक्चर होगा कंट्रोल का, उसके अंदर एक हर चीज़ जो है वो आपको डिटेल में समझाई जाएगी पिक्चर्स के साथ कि किस तरीके से क्या चीज़ कैसे कंट्रोल की जाती है, और लाइट ट्रैप्स क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, अभी चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ ही पढ़ना इसको ज़रूरी है, ताकि आपके पास एक लेक्चर फॉर्मेशन जो है ना वो ठीक से हो, जब मैं आपको PDF सेंड करूँ। सही। बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रेलिकम एंड ट्राइकोग्रामा जापोनिकम आर इम्पॉर्टेंट एग प्रीडेटर्स। ये एग को प्रीडेट करेंगे, ये क्या है? ये इंसेक्ट्स हैं। In addition, the development of transgenic crops expressing toxin genes from Bacillus thuringiensis is also effective against stem borer। यानी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर हमने ऐसा जीन डाला है जो कि एक टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करता है, किसके खिलाफ? प्लांट के खिलाफ टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ ये टॉक्सिक है। ठीक है, ये जो हमारा पेस्ट है, तो पेस्ट जो है वो फिर इस प्लांट पे फीड नहीं करेगा। इसे ही कहते हैं मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाना, GMO बनाना, या कह लें रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाना। ठीक है, then chemical control, synthetic insecticides are used for chemical control, includes Vitaco 0.6 10 kilogram per hectare, then Vitaco 40 weight 40 परसेंटेज है इसकी, 100 ग्राम पर हेक्टर, एंड लैम्डा साइहोथ्रिन 2.5 EC 500 ml पर हेक्टर। ठीक है,
कि इस तरीके ये केमिकल बनाने का तरीका भी साथ में इसमें दिया हुआ है कि कितनी जो है वो फॉर्मुलेशन में आपने ये देना है। सही, इसमें कोई सवाल है तो पूछिए अभी तक के लेक्चर में। कुछ जो है वो आपको मुझसे पूछना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक पूछा नहीं है। यहाँ पे सब वर्ड समझ आ रहे हैं? जी मैं अच्छा जी, सही। अच्छा, केमिकेशन का मतलब कोई बताएगा मुझे? वैसे तो ये तमाम ये अपैरेटस वगैरह की जो भी डिटेल है, ये तमाम चीज़ें हम कल्चर कंट्रोल का लेक्चर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताना था, लेकिन अभी बता देते हैं। इसने पूछा नहीं मुझसे, तो चलो बता देते हैं, हालांकि मैंने पूछा आपसे फिर भी। ये एक अपैरेटस है जो कि हम वाटर सप्लाई के साथ इसको अटैच कर देते हैं, और इसी के अंदर जो है वो इरिगेशन के साथ साथ हम केमिकल सप्लाई भी देते हैं, इसलिए हमने इसका वर्ड केमिगेशन रखा है। जिससे पानी के अंदर हम मिक्स कर देते हैं, पानी इससे होकर गुजरता है, ठीक है, और साथ साथ पानी के जो केमिकल है हमारा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड मिक्स होता रहता है, ठीक है। तो ये एक वॉल्व होता है एक तरीके का। अच्छा, एनीथिंग एल्स? ओके फाइन। ऐसे अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फॉर प्लांट पैथोलॉजी, और उसके लिए 10 मिनट का वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूँगी, ठीक है? ओके। ओके मिस।